कोयल बड़बड़ाते हुए खुद से बातें कर रही थी। उसे बचपन से एक प्रिंसेस की तरह पाला गया था। उसकी हर ख्वाहिश पूरी होती थी और उसके पिता उसे सर आंखों पर रखते थे। दूसरी तरफ सृष्टि को हमेशा मार पड़ती थी और हर बार जब वह सृष्टि को दर्द में देखती उसे बेहद ही खुशी होती थी। सृष्टि की तकलीफें कोयल के लिए किसी जीत से कम नहीं थी। कोयल सृष्टि को नौकर से भी कम समझती थी। उसे सृष्टि की किसी भी खुशी से नफरत थी। और अब जब उसे किसी अमीर आदमी का प्यार मिल रहा था, ये विचार कोयल के अंदर एक आग की तरह धड़क रहा था। उसका दिल जल रहा था। उसका दिमाग जैसे पागल हो रहा था। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो ऐसी लाइफ नहीं जी सकती। मैं उसे जीने ही नहीं दूंगी। मैं जान ले लूंगी उसकी। वो सिर्फ और सिर्फ दर्द के ही लायक है, प्यार के नहीं। उसने अपने बालों को दोनों हाथों में पकड़ लिया था। उसके भीतर की नफरत और जलन उफान मार रही थी और इसी अनमदे में उसने जोर से चीखने की कोशिश की। मगर अचानक एक ठंडी हवा का झोंका उसके कमरे के अंदर खिड़की से आया। खिड़की अपने आप ही खुल गई और कमरे में एक परछाई ने कदम रखा। कोयल के कदम रुक गए और उसकी सांसें अटक गई। वह ठिठक कर उस साय की ओर देखने लगी जो धीरे धीरे से उसकी तरफ ही बढ़ रहा था। वह और फिर उसने उसने गले को कसकर पकड़ लिया और उसे दीवार से सटाते हुए गुस्से से उसकी गर्दन को और कसकर पकड़ लिया था। तूने सब कुछ बर्बाद कर दिया कोयल। अगर तूने मुझे बहकाया नहीं होता तो मैं उस सृष्टि की शादी कब तक कर चुका होता और फिर उसे दिखाता कि आदित्य मेहरा के साथ धोखा करने से क्या होता है। पर वो अब भी जिंदा है, सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से। आज मैं पूरी तरीके से बर्बाद हो गया हूँ। उसकी बात को सुनकर कोयल काफी ज्यादा हैरान थी, क्योंकि उसे भी पता चल गया था कि आदित्य के पीछे पूरी मुंबई की पुलिस लगी हुई है और वह यहाँ पर क्या कर रहा था। लेकिन फिर तभी वह अपने सेंस में वापस आई और फिर खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, क्योंकि उसे सांस न लेने की वजह से घुटन होने लगी थी। लेकिन आदित्य की पकड़ इतनी ज्यादा मजबूत थी कि वह उसे 1 इंच तक भी हिला नहीं पा रही थी, जिस वजह से उसका चेहरा अचानक से नीला पड़ने लगा था। उसने अपनी कपकपी आवाज में कहा, आदित्य क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। पागल हो गए हो क्या? क्या मुझे पता नहीं था कि ये सब। लेकिन आदित्य ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसका गला और कसते हुए कहा, हाँ, हो गया हूं मैं पागल। मैं पूरी तरीके से पागल हो गया हूँ। इसीलिए अगर तूने एक शब्द और भी कहा ना तो मैं तुझे यहीं पर मार डालूंगा, समझी तू? इसीलिए अपना मुंह बंद रख। उसकी बात को सुनकर कोयल की आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसकी ने पूरी कोशिश की कि वो किसी तरह से अपनी जान बचा सके, लेकिन आदित्य ने गुस्से से उसे निसहाय बना दिया था। उसकी सांसें उखड़ने लगी थी और वह बेबस सी हो गई थी। आदित्य का चेहरा नजदीक आकर उसके कान के पास फिसलाया। तुझे भी तड़पने का एहसास होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं सृष्टि को तड़पते हुए देखना चाहता था। अब उसकी सजा तो तुझे ही मिलेगी ना। तेरी वजह से तो आज मैं पूरी तरीके से बर्बाद हो गया हूँ। अब देख तेरी बारी, बेबी, मजे ले इस तड़पने का। जिस पर कोयल ने बोलने की कोशिश करते कहा, आदित्य तुम गलत कर रहे हो। मैं वो इंसान नहीं हूँ जिसने तुम्हें बर्बाद किया। वो सृष्टि है। हमें मिलकर उसे बर्बाद करना चाहिए ना। मुझे भी उससे बदला लेना है और तुम्हें भी। मेरा यकीन मानो, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लेकिन पहले अपना हाथ हटाओ, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। उसकी ये बात को सुनकर आदित्य ने गुस्से की वजह से उसे छोड़ दिया था, जिस वजह से कोयल जल्दी से गहरी गहरी सांसें लेने लगी और फिर उसने अपने आप अपनी सांसों को कंट्रोल करते हुए कहा, तुम क्या मुझे गला दबाकर मारना चाहते थे क्या? उसकी बात को सुनकर आदित्य गुस्से के साथ उसकी तरफ बढ़ा, जिस पर कोयल जल्दी से एक कदम पीछे हट गई और फिर उसे जल्दी से डरते हुए कहा, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। प्लीज ऐसे गुस्सा करना बंद करो। लेकिन देखो, गुस्से से कुछ भी होगा भी नहीं। हमें अपना दिमाग यूज करने की जरूरत है। जिस पर आदित्य का गुस्सा अपने चरम पर था और उसने गुस्से से बौखलाते हुए कहा, अपना मुंह बंद रख, समझे तू? मुझे यहाँ ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। मुझे बस ये बता कि मैं उस औरत को उसकी जिंदगी से कैसे हटा सकता हूँ। बाकी तुम्हारी किसी भी बात का मुझे कोई मतलब नहीं है। अपने भाषण और अपने ये सो कॉल्ड ज्ञान को अपने पास ही रखो। समझ में आया? कोयल, जो उसके गुस्से से हड़बड़ा गई थी और धीरे से बोली, इसके लिए हमें पहले प्लानिंग करनी होगी और ये भी पता लगाना होगा कि उसे आके ले कौन गया है। तभी हम कुछ भी कर सकते हैं और सो सकते हैं। जिस पर आदित्य उसकी तरफ सुनकर कुछ देर सोचता रहा और फिर अचानक उसने फोन उठाया और किसी को कॉल लगा दिया। जब कॉल पिक हुआ तो आदित्य ने
ठंडे स्वर में कहा और फिर कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया और फिर गुस्से के साथ अपने हाथों की मुट्ठियों को भींचते हुए कहा, कल सुबह तक मुझे उसके बारे में सारी जानकारी मिल जानी चाहिए कि उसे लेकर कौन गया था। यह सुनकर कोयल अचानक से खुश हो गई थी, लेकिन तभी उसकी स्माइल फीके पड़ गई जब उसने आदित्य को अपना फोन साइड में रखकर धीरे से सोफे पर बैठते हुए देखा। उसने अपने गुस्से को काबू में करते हुए पास रखा पानी का ग्लास उठाया और एक ही सांस में उसे पूरा का पूरा खाली कर दिया था और फिर जोर से उसे टेबल पर पटक दिया। वह इस वक्त किसी शैतान की तरह लग रहा था। उसे इस तरह से आराम से बैठते हुए देखकर कोयल ने कुछ असहज महसूस किया और फिर घबराई हुई आवाज में पूछा, तुम क्या यहीं पर रहने वाले हो? ये जगह तो सुरक्षित नहीं ना? अगर पुलिस को पता चल गया कि तुम यहाँ हो तो हम सब फंस जाएंगे। उसकी बात को सुनकर आदित्य ने उसे एक खतरनाक तरीके से घूरा। उसकी आंखें गुस्से की वजह से लाल थीं। उसने ठंडे लहजे में कहा, मेरे पीछे मुंबई की पूरी पुलिस पड़ी हुई है, तो फिर तुम क्या चाहती हो? हाँ, कि मैं जेल में जाकर रात बिताऊं? हाँ, जबकि तू यहाँ आराम से बिस्तर पर लेटे। इसीलिए मैं यहाँ पर कहीं नहीं जाने वाला। मैं यहीं रहूंगा जब तक उसे मैं मार नहीं देता, समझे? तो इस घर से सेफ और कोई जगह नहीं मेरे पास। यह सुनकर कोयल का चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी आवाज कांप रही थी जब उसने कहा, लेकिन तुम यहाँ पर नहीं रुक सकते। अगर पुलिस आई तो हमारी जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। तुम्हारे चक्कर में मेरी फैमिली भी खतरे में पड़ जाएगी। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दे सकती। उसकी बात को सुनकर आदित्य ने उसकी घबराहट को ध्यान दिए बिना मुस्कुराते हुए कहा, क्यों? अब डर लग रहा है तुझे कि कहीं मैं तेरे साथ कहीं मेरे साथ तू भी तो ना फंस जाए, है ना? अगर मैं जेल गया ना तो सोच ले, मेरे साथ उस जाहिल लड़की को भी सौंप कर तुम लोगों ने मुझे बर्बाद किया ना। अब चाहते हो मैं बस अकेली इस सजा को भुगतूं? बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं पकड़ा गया ना तो तुम भी नहीं बचोगे। तुम सब भी मेरे साथ ही जाओगे। इसीलिए चुपचाप अपना मुंह बंद करो और मुझे यहाँ से कहीं भी नहीं जाना, इसलिए चुप रहे, समझी? उसकी बात को लेकर कोयल ने दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। उसे आदित्य पर काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था और डर भी लग रहा था। वह अंदर ही अंदर खुद को कोसने लगी। सही में ये कमीना उसे फंसवाने के लिए ही आया था। क्या कहीं सच में पुलिस को अगर थोड़ा सा भी शक हो गया कि वह यहाँ पर है तो वह भी सच में इस क्रिमिनल के साथ ही जेल में चक्की पीसेगी? यही सोचकर उसे आदित्य पर अब और भी ज्यादा काफी ज्यादा गालियां देने का मन कर रहा था कि उसने कैसे इंसान से पाला पाल लिया था। लेकिन वह बिल्कुल शांत रही। उसके दिमाग में हर तरह के डरावने ख्याल आने लगे थे, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाती, आदित्य ने अचानक से उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया और उसके करीब आते हुए उसकी आवाज में एक खतरनाक शांति साफ सुनाई दे रही थी। उसने धीमे से कहा, बहुत हो गई बात है, अब मुझे खुश करो। बहुत रिझाने का शौक है ना? चल अब रिझा मुझे। यह सुनकर कोयल ने उसे दूर होते कहा, आदित्य लीव मी, मेरा ये सब करने का अभी बिल्कुल भी मूड नहीं है। उसके कही हुई बात को सुनकर आदित्य ने गुस्से से उसके बालों को कसकर पकड़ लिया और फिर जोरदार थप्पड़ उसके गालों पर मारते हुए बोला, तुझे किसने पूछा हाँ, कि तेरा मूड है या फिर नहीं? मैंने कहा ना मुझे खुश कर जाने की कर, समझ में आया? यह बोलते हुए आदित्य ने उसे अपनी ओर झुका लिया और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए थे और उसे जबरदस्ती किस करने लगा था। यह देखकर कोयल ने उसे छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसके यह करने पर वह और भी ज्यादा फोर्सफुली उसे किस करने लगा था, जिस वजह से कोयल के होठों से तो खून आने लगा था और कोयल भी उसे किस करने ही लगी थी। सुबह का वक्त अस्पताल के अंदर सृष्टि के रूम के अंदर डॉक्टर सृष्टि को चेक कर रहे थे। उन्होंने सृष्टि की चोट को देखते हुए कहा, बस एक दो दिन की बात है और ये बिल्कुल भी ठीक हो जाएंगे। आप चाहे तो आज इनका डिस्चार्ज करवा सकते हैं। जिस पर सृष्टि ने जल्दी से कहा, नहीं, मैं इसके आगे वह कुछ और बोलती कि ऋषि ने उसके माथे पर हल्के से थपथपाते हुए डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहा, हम 2 दिन बाद ही डिस्चार्ज करेंगे। डॉक्टर, आप दादी की तबीयत के बारे में बताइए। वहीं यह सुनकर सृष्टि ने ऋषि को देखा। उसे काफी अजीब भी लगा। जिसने अपने मुंह बनाते हुए कहा, मैं कोई थोड़ी बच्ची छोटी सी बच्ची थोड़ी हूँ जो ऐसे शांत कर रहा था। मुझे
लेकिन फिर वह अपने होठों को चबाने लगी थी। वहीं डॉक्टर ने कहा, हाँ, उनकी कंडीशन पहले से बेहतर है, डोंट वरी। वो अच्छी तरीके से रिकवर हो रही हैं और उन्हें भी शायद आज या कल में होश आ ही जाएगा। यह सुनकर सृष्टि ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू सो मच डॉक्टर। जिस पर डॉक्टर ने कहा, थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो हमारा फ़र्ज़ है। एंड यू वेलकम। यह सुनकर वह दोनों मुस्कुराने लगे थे, जिस पर ऋषि ने अपना सिर हाँ में हिलाया और वही डॉक्टर वहां से चले गए थे। सृष्टि ने जैसे ही ऋषि के असिस्टेंट को देखा, उसके चेहरे पर निराशा की हल्की सी परछाई छा गई। उसे पता था कि असिस्टेंट जरूर वहां पर नाश्ता लेकर आया होगा और उसके लिए हमेशा की तरह खिचड़ी या फिर दलिया ही होगा। उसने बिना समय गवाए झट से कहा, नहीं, मुझे भूख नहीं है, आज मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। ऋषि ने उसकी तरफ अपनी ठंडी और फिर टेढ़ी नजरों से देखा, मानो उसकी चाल समझ गया हो। उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी जब उसने कहा, ओके, नो प्रॉब्लम। सृष्टि को अपने कानों पर मानो यकीन ही नहीं हुआ कि उसने इतनी आसानी कैसे मना कर दिया। कल तो ये उसकी सेहत को लेकर कितना ज्यादा परेशान था और आज एक बार में ही मान गया। उसने अविश्वास से ऋषि की तरफ देखा। वह अब भी सोफे पर आराम से बैठ चुका था, जैसे उसे कोई फर्क ही न पड़ता हो। जिसे देखकर सृष्टि अब उलझन में थी। क्या ये वही ऋषि है जो कल उसे खिचड़ी खिलाने के लिए इतनी जिद कर रहा था? वह सोच ही रही थी कि तभी ऋषि ने नाश्ते का बॉक्स खोला और उसमें से गर्मा गर्म आलू के पराठे निकले। पराठों की महक ने सृष्टि की भूख को फिर से जगा दिया, पर जब उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया और वह अपनी टेढ़ी नजरों से पराठों को देखने लगी थी, वहीं ऋषि ने पराठे की प्लेट में दही रखा और फिर सृष्टि की तरफ देखकर जानबूझकर बड़े चाव से उसे खाने लगा था। उसने एक टुकड़ा दही में डुबोया और उसे ऐसे खाया मानो दुनिया का सबसे स्वादिष्ट भोजन वह खाना खा रहा हो। वाह, कितना ज्यादा टेस्टी है। इतने दिनों बाद आलू के पराठे खाने का मजा ही कुछ और है। सच में मजा ही आ गया। उसने चुटकी लेते हुए कहा और सृष्टि की ओर देखते हुए वह और भी ज्यादा मजे से खाने लगा था। उसे ऐसे खाता देखकर सृष्टि का पेट हल्का हल्का गड़गड़ाने लगा था, लेकिन उसने अपनी नाराजगी का नकाब बनाए रखा। वह चुपचाप उसे देख रही थी, अंदर ही अंदर खुद को संयमित करने की कोशिश करती हुई। वहीं ऋषि ने जानता था कि सृष्टि को पराठे पसंद है और वह खाना चाहती है, लेकिन फिर भी उसने अनजान बनते हुए कहा, एक्चुअली ना, तुम्हें खिचड़ी और दलिया पसंद नहीं है ना, तो मैंने सोचा आज तुम्हारे लिए कुछ खास बनवाता हूँ, इसीलिए आलू के पराठे बनवाए थे। लेकिन अब तो तुम्हें भूख ही नहीं है और तुमने खाने से भी इनकार कर दिया है। अब जब तुम्हें भूख नहीं है तो ये सब मैं खा लेता हूँ, ओके? लेकिन सच में बहुत टेस्टी है, मैं पूरा खा लूंगा, फिकर नॉट। वहीं जब सृष्टि ने यह सुना, उसके माथे पर हल्की सी सिकन आ गई। उसने अपनी नजरें फिर से पराठे पर टिका दी और उसने मनी मन मुंह बनाते हुए खुद को कोसने लगी थी। हद है, सही में मैं बहुत बड़ी बेवकूफ हूँ, बिना कुछ जाने समझे बस ऐसे झूठ बोलने की मुझे क्या ही जरूरत थी। ये भी तो कहाँ से ऐसे खा रहा है जैसे कि अगर एक बार मुझे जबरदस्ती कर पूछ लेगा तो क्या हो जाएगा। हाँ, लेकिन नहीं, फिक्र तो बस एक ही दिन की थी ना, अब तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। लेकिन वह बस अपने मन ही मन बोलने के अलावा और कुछ कर भी तो नहीं सकती थी ना। तभी ऋषि ने एक प्लेट में आलू का पराठा रखा और उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, वैसे अगर भूख लग रही है तो तुम खा लो, वरना मैं भी तुम्हारे हिस्से का भी पूरे खा सकता हूँ। लेकिन फिर भी एक बार मेरा पूछना फर्ज है। यह बोल वह सृष्टि के पास आया, लेकिन उसकी ये बात जैसे उसे चुप सी गई थी और उसने गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहा, किसने कहा मुझे भूख लगी? हाँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं खाना, समझे तुम? लेकिन अंदर ही अंदर वह पराठे की खुशबू से उसे खुद को रोकना मुश्किल हो रहा था। उसकी नजरें जैसे पराठे पर टिक सी गई थी, बल्कि उसके मुंह में पानी आ गया था, लेकिन वह बस उसे देख सकती थी। वहीं उसकी हालत को देखकर और उसकी बात को सुनकर ऋषि ने कहा, फिर कोई बात नहीं, तुम आराम करो, ओके, मैं खा लूंगा। यह बोल वह जैसे ही पलटा, सृष्टि को पराठे को रोनी सूरत बनाकर देख रही थी और उसका हाथ उसे लेने के लिए कर रहा था। तभी उसके पेट से अचानक से एकदम से आवाज हुई। जैसे कि ऋषि ने यह सुना, उसके कदम रुक गए और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई थी, लेकिन फिर वह उसे छुपाते हुए पीछे मुड़ते बोला, तुमने तो कहा था कि तुम्हें भूख नहीं, फिर ये अचानक आवाज? उसकी बात सुनने से पहले ही सृष्टि ने अपना शर्म से सिर झुकाकर अपने पैर को पकड़ लिया और फिर उसकी बात सुनकर वह जैसे खुद को भी वहीं छुपा लेना चाहती थी। फिर उसने इरिटेट होकर कहा, मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है, जाओ यहाँ से।
उसने जैसे ये कहा उसके पेट से वापस से आवाज आई। है सुनकर सृष्टि ने अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं ऋषि उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। वहीं काफी देर तक सृष्टि को कोई आवाज सुनाई नहीं दी। जब उसने अपनी आंखें खोली तो ऋषि वापस से सोफे पर बैठ चुका था और पराठे खा रहा था। साथ ही उसके सामने भी वही प्लेट रखी हुई थी जिसमें दो पराठे। देखकर तो उसकी आंखें मानो मुस्कुराने लगी थी और उसके अंदर चमक आ गई थी, लेकिन उसने उसे छुपाने की पूरी कोशिश की और फिर जल्दी से खुशी से जल्दी जल्दी से पराठे खाने लगी। वहीं यह देखकर ऋषि मंद ही मंद मुस्कुरा रहा था। सिंघानिया मेंशन सुबह की हल्की हल्की किरणें खिड़की से कमरे में अंदर दाखिल हो रही थी, जो धीरे धीरे से पलक के चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी आंखों की पलकों पर रोशनी का असर हुआ था और उसने जो हल्की सी नींद में अपना सर अविनाश के सीने पर घुमाया। अविनाश अब भी गहरी नींद में था। उसकी बाहें पलक को कसकर थामे हुई थी। पलक ने धीरे धीरे से अपनी आंखें खोली और देखा कि वह अविनाश की बाहों में समाई हुई है। और उसकी चेस्ट को देखकर पलक की धड़कनें फिर से तेज होने लगी थी, लेकिन इस बार एक अलग ही तरह का सुकून था। रात की यादें उसके जहन में तैरने लगी थी और एक हल्की मुस्कान उसके होठों पर आ गई। उसने एक पल के लिए अपने चारों ओर देखा। कमरे में एक शांति फैली हुई थी। पर्दे हवा में हल्के से हिल रहे थे और खिड़की से बाहर की ठंडी सुबह की हवा का स्पर्श उसे महसूस हो रहा था। उसने अविनाश की ओर देखा जो अब भी गहरी नींद में था। उसके चेहरे पर एक शांति थी और उसकी बाहें अब भी पलक को छेड़ने के लिए तैयार नहीं थी। पलक ने धीरे से अपनी अंगुलियों को उसके चेहरे पर फेरी। उसकी आंखों के पास जाकर वह रुक गई और फिर उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया और फिर उसे सुकून भरे पल को जीने लगी थी। कुछ देर बाद पलक ने धीरे से उठने की कोशिश की ताकि अविनाश की नींद ना टूटे। यह उठकर वह बेड से बैठ गई। तभी उसकी नजर टेबल पर पड़ी जहां पर उसकी चुन्नी रखी हुई थी, जो कि आधी नीचे और आधी ऊपर थी, जो रात में ही फेंकी गई थी। वह हल्की सी मुस्कुराई और उसे उठाकर अपने आप को लपेट लिया और फिर वह बेड से उठने लगी। ताकि वे अचानक से अविनाश ने अपनी आंखें खोली और उसके हाथ को पकड़कर उसे बाहों में खींचते हुए बोला, लगता है चोर चोरी करने के बाद भागने की कोशिश कर रहा है। हाँ, बताओ कहाँ जा रही हो तुम? उसकी बात को सुनकर पलक ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, क्या? कौन सा चोर और कौन सी चोरी? सुबह हो गई है, इसलिए उठूंगी ना मैं। उसकी बात को सुनकर अविनाश ने उसके नाक पर अपनी उंगली हल्के से टच करते हुए फेरते हुए कहा, कल तुमने मेरी वर्जिनिटी जो चुराई थी ना, जो तुमने पूरी रात में चुरा ली थी। यह सुनकर पलक ने उसकी अंगुली को कसकर काट लिया और किसी नाराज बिल्ली की तरह बोली, सुबह सुबह ऐसी बेशर्मी करते हो, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? हाँ, चुपचाप से छोड़ो मुझे, बहुत काम है मुझे, जल्दी से तैयार होना है, समझे तुम? यह बोल वह उठने लगी। वहीं उसके काटने से अविनाश का मुंह बन गया था, लेकिन फिर उसने उठते देख उसने वापस से उसे अपनी बाहों में खींचते हुए कहा, अरे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल पागल पागल पप्पी की तरह बिहेव कर रही हो, सच में मेरी क्यूट सी पप्पी। यह बोल वह पलक को गालों को खींचने लगा। वहीं यह देखकर पलक ने झुंझुलाते हुए कहा, अविनाश मैं कोई पप्पी नहीं हूँ, समझे तुम? और वह गुस्से से उसे देखने लगी थी जैसे अभी वह उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देगी। जिस पर अविनाश ने मुस्कुराते कहा, हाँ हाँ, तुम पप्पी नहीं हो, तुम तो मेरी प्यारी सी किटी हो ना, मेरी क्यूट सी किटी। यह बोलते उसने उसके होठों पर हल्के से किस कर लिया था। वहीं उसके मुंह से किट्टी सुनकर पलक को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा था और उसने गुस्से के साथ अविनाश को धक्का देते हुए खड़ी होते बोली, मैं कोई जानवर नहीं हूँ, समझे तुम? मैं तुम्हारी बेबी हूँ एंड आई एम योर वाइफ। और वह गुस्से से घूर कर उसे देखने लगी थी। जिस पर अविनाश ने अपनी कोहनी को पिलो पर टिकाते हुए उसके ऊपर अपना चेहरा रखकर बड़े ही प्यार से साथ बोला, हाय मैं मर जावा, अगर तुम इतने हक से बोलोगी तो मैं तो, मेरी क्या मजा कि मैं तुम्हें कुछ और बोलूं। हाँ। यह सुनकर एक पल के लिए तो पलक भी मुस्कुरा उठी थी और फिर उसने जल्दी से नाराजगी के साथ कहा, हाँ हाँ, और तुम्हें लगता है कि तुम मुझे ऐसे मक्खन लगाओगे और मैं मान जाऊंगी? यह बोल पलक कमरे से बाहर जाने लगी। अविनाश ने एक हल्की शरारती मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखते हुए कहा, कोई बात नहीं जान, जैसे रात को मना लिया था अभी भी मना लूंगा, लेकिन इतनी जल्दी क्या है जाने की? हाँ, थोड़ी तो देर और रुक जाती। जिस पर पलक ने कुछ भी नहीं कहा और वह उसे इग्नोर करके वॉशरूम की तरफ जाने लगी। अब वहीं अविनाश ने अपना सिर तकिए पर टिका दिया और फिर हैरानी के साथ कहा, पलक रुको, तुम्हारी आंखें।
उन्हें क्या हुआ? हाँ। यह सुनकर पलक के कदम एकदम से रुक गए और उसने जल्दी से शीशे की तरफ बढ़ते हुए कहा, क्या क्या हुआ मेरी आंखों को? हाँ। और पलक ने जैसे ही आईने में अपनी आंखों को देखा तो काजल उसकी आंखों में फैला हुआ था। तभी अविनाश की शरारती भरे आवाज आई, कुछ नहीं काजल, आंखों पर कुछ ज्यादा ही फैल गया है, जो तुम्हारी रात की वाइल्डनेस को साफ बयां कर रहा है कि तुमने रात का बहुत अच्छे से मजा लिया है। यह सुनकर पलक के गाल गुलाबी हो गए, लेकिन वह उसे छुपाने के लिए गुस्से से अविनाश की तरफ उसे मारने के लिए दौड़ती हुई बोली, कुछ ज्यादा ही बेशर्म नहीं हो गए हो तुम? हाँ, अभी रुको, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। लेकिन उसकी बात को सुनकर अविनाश बिल्कुल भी नहीं हिला था, बल्कि जैसे ही पलक उसे मारने के लिए आई, उसने जल्दी से उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया और फिर अचानक से उसे अपनी तरफ खींच लिया, जिस वजह से पलक का बैलेंस बिगड़ गया और वह जाकर उसके सुडौल और लंबे चौड़े सीने से जा टकराई। उसके सीने को देखते ही पलक की आंखें मानो बड़ी बड़ी हो गई थी, लेकिन वह पलक कुछ कहती या फिर करती तभी अविनाश ने उसके दोनों हाथों को घुमाकर उसके पेट पर लगाते हुए प्यार से उसकी आंखों में देखते बोला, अब अपनी बीवी के लिए बेशर्म भी ना बनूं तो किसके लिए बनूं? हाँ, सिर्फ मैं अपनी बीवी पर ही तो अपना हक जमा सकता हूँ, और ये हक मेरा है। अब तुम मेरी ही हो ना, पूरी से पूरी। और जब इतनी खूबसूरत सी, प्यारी सी और छोटी सी नकचड़ी सी वाइफ मिले तो बेशर्म बनने में मुझे कैसी शर्म? हाँ। यह बोलते उसने झुककर उसके माथे को हल्के से चूमते कहा, गुड मॉर्निंग माय वाइफ, एंड थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए। आज की सुबह मेरे लिए सबसे सबसे ज्यादा खास और बहुत ही खूबसूरत है, जो मुझे मेरी खूबसूरत सी वाइफ का चेहरा देखने को मिला। यह बोलते उसकी आंखों में पलक के लिए उसका प्यार सा झलक रहा था। वहीं उसकी ये बातें सुनकर पलक तो जैसे पिघल सी गई थी और उसकी आंखों में खो गई थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई, जिस वजह से पलक जल्दी से अपने सेंस में आई और उसने जल्दी से अविनाश को धक्का दिया और घूरते बोली, देखो हो गई ना मैं लेट तुम्हारी ये रोमांस के चक्कर में। अब मैं जल्दी से कपड़ा सही करो, हाँ, और दरवाजे को खोलो, मैं नहाने जाती हूँ, पता नहीं क्या क्या सोचेंगे सब। यह बोल बड़ाते हुए वह जल्दी से दौड़ते हुए वॉशरूम के अंदर घुस गई। वहीं अविनाश उसे जाते हुए मुस्कुराते हुए देख रहा था और फिर उसने अपनी शर्ट को पहना और फिर जाकर उसने दरवाजे को खोला तो सामने काव्या और सारा अपने हाथों में एक बड़ी सी थाल को लिए खड़ी थी। वहीं दूसरी तरफ भास्कर फैमिली के अंदर नैना भास्कर और कुणाल भास्कर बैठे नाश्ता कर रहे थे। तभी कोयल सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। नैना ने उसकी तरफ देखते हुए अपनी आंखें उठाई, लेकिन अचानक उसकी नजर कोयल के पीछे गई और उनकी आंखें हैरानी से मानो बड़ी हो गई थी। उन्होंने आश्चर्य से कहा, आदित्य? नैना की आवाज सुनते ही कुणाल जी ने भी जल्दी से सीढ़ियों की तरफ देखा। आदित्य को देखकर वह भी चौंक गए थे। आदित्य के इस तरह से अचानक से वहां पर पहुंचने से दोनों हैरान थे। आदित्य ने उसके चेहरे पर उभरी हैरानी को देखकर हल्का सा हंसते हुए कहा, क्या हुआ हमारे होने वाले एक्स ससुर जी, मुझे देखकर इतना चौंक क्यों कर रहे हैं? हाँ। जिस पर कुणाल तुरंत खड़ा हो गया और गंभीरता से बोला, आदित्य तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हारे पीछे पूरी पुलिस पड़ी हुई है और तुम यहाँ पर चले आए? आदित्य ने निश्चिंतता से मुस्कुराते हुए डाइनिंग टेबल पर जाकर आराम से बैठते हुए कहा, अरे ससुर जी, आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? हाँ, पुलिस का क्या है, उसे तो आते जाते रहना है। वैसे भी अभी तो मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कई दिनों से कुछ खाया नहीं है, इसीलिए खाना खाने दीजिए। यह बोल वह अपने नाश्ता अपनी प्लेट में नाश्ते को सर्व करने लगा। वहीं वह तीनों खड़े होकर आदित्य को ही देख रहे थे, जो बड़ी सी बेफिक्री के साथ नाश्ता कर रहा था। वहीं उसे ऐसे नाश्ता करते देखकर कोयल का मन कर रहा था कि वह उसका अभी गला दबा दे। वहीं नैना जी ने उसकी तरफ अपनी आंखों ही आंखों से इशारे में पूछा कि ये सब क्या चल रहा है, जिस पर पलक ने गुस्से के साथ इशारा किया और वह भी जाकर एक चेयर पर खींचकर बैठ गई थी। वहीं कुणाल ने उसकी इस लापरवाही भरी बातों पर गुस्से से आकर कहा, सीरियसली आदित्य, तुम्हें शायद इस बात का अंदाजा नहीं है कि स्थिति कितनी गंभीर है। अगर किसी को पता चला तो? इसके आगे वह आदित्य को कुछ बोलते कि तभी आदित्य ने गुस्से के साथ वहां पर रखी हुई एक चाउमीन चम्मच को लिया और फिर गुस्से से उठते हुए कुणाल के गले में जल्दी से हल्की सी दूरी पर रोक दिया। यह देखकर सब अचानक से डर गए। वहीं कोयल जल्दी से खड़े होते हुए बोली, डैड? आदित्य, स्टॉप, व्हाट आर यू? हाँ। जिस पर आदित्य गुस्से के साथ अपनी एक अंगुली को कोयल की तरफ करते चिल्लाया, चुप कर,
अगर ज़्यादा शोर मचाया ना तो ये चम्मच तेरे बाप के गले के आर पार कर दूंगा, समझी? साला मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे भूख लगी है, फिर भी सबको सवाल जवाब करना है। समझ नहीं आता एक बार में कि मैं क्या बोल रहा हूँ। जिस पर कोयल जल्दी से डर के मारे पीछे हट गई थी, वहीं यह देखकर नैना जी भी घबरा गई थी और उसने जल्दी से कहा, आदित्य बेटा शांत हो जाओ। जिस पर आदित्य ने गुस्से से उस चम्मच को हल्के से उसके गले से धंसा दिया, जिससे अचानक से वहां से खून की बूंदें निकलने लगी थी। वहीं कुणाल ने आंखें डर से बड़ी और मुंह से दर्द भरी आवाज निकली, जिस पर वह दोनों घबरा गई थी। वहीं आदित्य ने लाल आंखों से नैना को देखते हुए कहा, कहा ना चुप हो जाओ, लेकिन हद हो रखी है, सबको बकवास करनी है, अब कुछ और बोलो और इसका काम तमाम। जिस पर कोयल जल्दी से अपने घुटनों पर बैठते हुए बोली, आई एम सॉरी आदित्य, आई एम रियली सॉरी, मैं पक्का कुछ भी नहीं बोलूंगी, कोई कुछ नहीं बोलेगा, प्लीज प्लीज पापा छोड़ दो प्लीज। जिस पर आदित्य ने कुणाल को देखा और फिर उसे छोड़ दिया। फिर अपने हाथों को देखा जिसमें खून लग गया था, उसने वहीं पर हाथ धोए और फिर शांति से नाश्ता करने लगा। जिस वजह से वहां पर अब इस बार किसी की भी हिम्मत नहीं हुई थी कि कोई भी वहां पर उसकी मौजूदगी में सांस भी ले सके। तभी दरवाजे की डोरबेल बजी, जिस पर सभी लोग डरते हुए दरवाजे की तरफ देखने लगे थे। वहीं डोरबेल की आवाज सुनकर आदित्य ने इरिटेशन के साथ कहा, अब साला सुबह सुबह कौन आ गया, हाँ, अपनी मौत को दावत देने। फिर उसने उन तीनों की तरफ देखते हुए कहा, जो कोई भी हो, उसे ये बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ पर हूँ, वरना मुझे तुम लोगों को अच्छे अच्छे राज पता है और उसका पर्दाफाश करने में मुझे एक सेकंड नहीं लगेगा, समझ में आया? और फिर तुम मेरी तरह ही जेल में चक्की पीसते रहोगे और नजर आओगे, इसलिए मुझे धोखा देने के बारे में तो सोचना भी मत, अपने दिमाग में भी न लाना। अब दरवाजा खोलो जाकर और देखो कि कौन है। यह बोल वह अपने हाथ से एक चाकू को लेकर जाकर दरवाजे को दूर से ही एक दीवार के पीछे छुप गया था और उसके बगल में दरवाजा खोलने की इस तरफ पलक को दरवाजा खोलने को इशारा किया। जिस पर पलक ने कुणाल और नैना को देखा और फिर उसे जाने का इशारा किया। तो कौन है दरवाजे पर? कोयल ने धीरे धीरे से अपने कदम बढ़ाए। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही उसने दरवाजे के पास पहुंचकर उसे हल्के से खोला, उसकी आंखों में भ्रम और डर साफ झलकने लगे थे। लेकिन तभी वह पूरी तरीके से कंफ्यूज हो गई, क्योंकि दरवाजे के बाहर एक शख्स खड़ा हुआ था और उसके लिए वह बिल्कुल भी अजनबी सा था। वह उसे बिल्कुल भी पहचान नहीं पाई थी। वहीं कोयल के माथे पर चिंता की लकीरें आ गई थीं कि कहीं वह कोई सीक्रेट या फिर अंडरकवर एजेंट तो नहीं है ना। उधर आदित्य ने जब उस शख्स की ओर देखा और अब उसकी आंखों में अचानक से चमक आ गई थी और उसने एक गहरी सांस ली और फिर उसने अपने हाथों की मुट्ठी को ढीली कर लिया था, जो कि चाकू पर काफी ज्यादा कसी हुई थी। वह बाहर आया और अंदर जाओ, आदित्य ने ठंडे स्वर में कहा, इशारे से ही उसे अंदर बुलाते हुए। आदमी ने एक नज़र कोयल पर डाली और फिर बिना किसी भाव के उसे किनारे करते हुए वह अंदर की तरफ आदित्य का इशारा समझ के आगे की तरफ बढ़ गया था। आदित्य आराम से जाकर अपनी कुर्सी पर बैठा था। उसके सामने डाइनिंग टेबल पर नाश्ता रखा हुआ था और उसने एक नवाला उठाते हुए बेहद ही ठंडे स्वर में पूछा, तो तुम्हें पता चल गया कि वहाँ कौन है? उस शख्स जिसका नाम शिवम था और जो कि उसका असिस्टेंट था, उसने हल्के से झुकाया सिर झुकाया और फिर उत्तर दिया, यस बॉस, हमें पता चल गया है कि वह अभी मुंबई की सिटी हॉस्पिटल में है, जहाँ उसकी दादी भी एडमिट है। आदित्य जो कि नाश्ता कर रहा था, यह सुनकर वह अचानक से एक पल के लिए झिझक गया था और उसके चेहरे पर हल्की सी सख्ती भी आ गई थी और फिर उसने धीरे से जहरीली मुस्कान अपने होठों पर फैलाई और फिर अच्छी बात है, उसने बड़ी ही बेफिक्री से कहा, तुम उन दोनों पर नजर रखो, हाँ, और जब भी मौका मिले ना उस बुढ़िया को वहां से उठवा लो, लेकिन ध्यान रखना। उसकी आवाज में अचानक से सख्ती सख्ती आ गई थी, किसी को भी इसकी भनक भी नहीं लगनी चाहिए। उसकी कही हुई बात को सुनकर शिवम ने अपना सिर हाँ में हिलाया। उसकी आंखों में आदित्य के आदेशों को पूरा करने की चमक थी। बिना कुछ और कहे वह जैसे आया था वैसे ही वहां से निकल गया था। के इस क्रूर आदेश को सुनकर कोयल और कमरे में मौजूद बाकी लोग तो स्तब्ध से रह गए थे। कोयल ने खुद को संभालते डरते डरते पूछा, तुम दादी के साथ क्या करने वाले हो? उसकी आवाज सुनकर आदित्य ने अपनी नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में चिंता और घबराहट साफ दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर आदित्य को काफी ज्यादा अजीब लगा। उसकी आंखों में एक मजाकिया चमक थी और फिर उसने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, दादी? कौन सी दादी? हाँ,
अपनी ये झूठी फिक्र ना किसी और को दिखाना। वो मर रही है हॉस्पिटल में और तुम लोग एक बार भी उस बुढ़िया को देखने तक नहीं गए। और तुम्हें ये सुनकर फिक्र जाग रही है। अपनी 2 कौड़ी की फिक्र अपने पास रखो, समझे तुम। और वो बुढ़िया मेरा एक मोहरा बनने वाली है। उस सृष्टि की जान बसती है ना उस बुढ़िया के अंदर। अब उसे समझ महसूस करवाऊंगी कि उसकी किसी चीज़ से जान बसती है और उसकी चीज़ को उससे अलग करने पर कैसा लगता है। फिर उसने कोयल को देखते हुए कहा, दादी के साथ क्या करने वाले हो। ये कहते हुए उसने कोयल की नकल की और फिर उसे कहा, देखा। आदित्य की आंखों में एक क्रूरता और व्यंग भरी मुस्कान थी। कोयल ने उसकी बात गुस्से में अपने हाथ को मुट्ठी कसकर बंद कर ली थी, लेकिन वह जानती थी कि आदित्य से बहस करने का कोई फायदा नहीं था। लेकिन उसने चुपचाप से अपने गुस्से को दबाया और जैसे ही कमरे में उसकी उपस्थिति ना के बराबर थी, वह वहीं खड़ी रही और एकदम मौन। वहीं आदित्य ने नाश्ता किया और फिर वहां से वापस के कोयल के रूम की तरफ चला गया था। वहीं उसके जाते ही नैना जी ने जल्दी से कुणाल जी को पकड़ लिया और उसके चोट को देखते हुए वह डर गए। उन्होंने घबराते हुए कहा, कोयल जाओ जाओ, फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ, जल्दी जाओ, जल्दी करो, देखो कितना खून निकल रहा है। लेकिन कुणाल जी को तो अपनी चोट से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। कुणाल को आदित्य पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। हर बार वही किसी पर रौब ढांढते थे और लेकिन आज पहली बार था जब कोई आकर उनके ही घर में उनके ऊपर ही ड्रॉप झाड़ रहा था और इस तरीके से बदतमीजी से बातें कर रहा था। उन्हें ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पलक ने जैसे ही कमरे से कदम रखा, उसकी नजरें उस टेबल पर गईं जहां पर एक बड़ी सी थाल रखी हुई थी। उसके चेहरे पर हल्की सी हैरानी थी क्योंकि अविनाश वहां पर मौजूद नहीं था और वह धीरे धीरे थाल के पास पहुंची और उसकी नजर उस पर रखे एक नोट पर पड़ी। कागज के उस टुकड़े पर अविनाश की लिखावट देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने नोट उठाया और पढ़ने लगी, मुझे ना देखकर परेशान हो तो मेरी ब्यूटीफुल सी वाइफ, मैं कहीं नहीं गया हूँ। मैं एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ और बहुत जल्दी तुम्हें वापस से खाऊंगा, ओके। और ये साड़ी माँ ने शगुन के लिए रखी है और कहा है कि इसे पहनकर तुम्हें उनके लिए पास आना है। जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं भी अपनी चांद से खूबसूरत सी वाइफ को साड़ी में देखना चाहता हूँ। आई लव यू माई लव। नोट पढ़ते ही पलक के गाल शर्म से थोड़े से लाल हो गए थे और फिर वह धीरे धीरे से मुस्कुराने लगी थी और वह अपने आप में हिम्मत में, पागल कहीं का, कहीं भी छीनने नहीं बोलता ना, इससे किसी की चीज में जीतना बहुत मुश्किल है। उसने हल्के से अपना सिर झटका और फिर टेबल पर रखी हुई उस साड़ी को देखने लगी और फिर उसने उस थाल को खोला और उसमें एक खूबसूरत सा लाल रंग की साड़ी रखी हुई थी। साथ ही सारे सोने के बने हुए जेवरात थे जिसे शगुन के तौर पर दिया गया था। पलक ने साड़ी को अपने हाथों में लिया और उसकी रेशमी बनावट को महसूस किया, फिर मुस्कुराते हुए उसे पहनने चली गई थी। कुछ देर में पलक पूरी तरीके से तैयार हो चुकी थी। लाल रंग की साड़ी में उसकी खूबसूरती को और भी निखार दिया था और उसके माथे पर सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और हाथों में लाल चूड़ियों की कमरबंद उसकी नई दुल्हन वाली पहचान को और मजबूत कर रही थी। उसके लंबे काले बाल उसके कंधों पर बिखरे हुए थे और माथे पर छोटी सी बिंदी, होठों पर हल्की सी लाल लिपस्टिक और आंखों में गहरा काजल उसकी खूबसूरती में मानो 4 चांद लगा रहे थे। अचानक से उसने खुद को आईने में देखा तो वह खुद को देखकर ही जैसे शर्मा गई थी और उसने शर्मा कर अपने चेहरे को अपने हाथों में छुपा लिया क्योंकि अचानक से उसके दिमाग में अविनाश की रात की हरकतें जो याद आ गई थी। कितना छेड़ता ये बेशर्म इंसान, सच में, उसने खुद से कहा और अपनी मुस्कान को छुपाने की कोशिश करते हुए नीचे जाने की तैयार हो गई। जैसे सीढ़ियां पलक सीढ़ियों से नीचे उतरी तो वहां पर सभी लोग बड़े मौजूद थे। उन्हें देखकर पलक ने उन सभी की तरफ बढ़ी और उसने सभी को छू पैरों को छूकर आशीर्वाद लिया, जिस पर सभी ने उसे प्यार से आशीर्वाद दिया। वही उसे तैयार देखकर रिया ने तो उसकी नजर उतार देखा, हे भाभी, कितनी प्यारी लग रही ना ये। जिस पर काव्या ने बड़े ही गर्व से मुस्कुराते कहा, आखिर मेरी बहू है तो मेरी तरह ही खूबसूरत होगी ना। जिस पर अमन ने मुंह बनाते हुए धीरे से कहा, बस फिर से हो गई खुद से खुद की तारीफ करना शुरू, हाँ। जिस पर काव्या ने अमन को घूर कर देते हुए, क्या हुआ, हाँ, क्या कहा तुमने, एक बार फिर से कहना। जिस पर अमन ने हंसते हुए कहा, अरे मैंने तो कुछ भी नहीं कहा है। सही में हमारी बहू तो तुम पर ही गई, तुम्हारी तरह ही सबसे ज्यादा खूबसूरत, तुम्हारी तरह बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड और कोई हो सकता है क्या। जिस पर काव्या ने गुस्से से कहा, बस बस मुझे मक्खन लगाना, मेरी झूठी तारीफें करना तो बंद कर दो, समझे।
इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर उसने पलक को पकड़ते हुए प्यार से देखकर कहा, तुम्हें तैयार देखकर दिल खुश हो गया बेटा। अब तुम्हें किचन की पूजा करनी है, ओके? फिर माँ ने कहा है कि नाश्ते में कुछ मीठा बनाना है, इसीलिए चलो हम तुम्हें किचन लेकर चलते हैं। यह कहते हुए वह एक नज़र अमन को घूरते हुए वहां से पलक को ले गई थी। वहीं यह देखकर अमन कुछ कहना चाहता था, लेकिन सभी लोग उसे देखकर हल्का सा मुस्कुरा रहे थे। वहीं ने पास में बैठी हुई मेघना जी को देखते हुए कहा, माँ देखा आपने कैसे अपने पति को डांट कर गई है। हमारी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती है, सच में हमेशा ऐसा ही करती रहती है, हमेशा अपने पति की इंसल्ट करती है। इस बार मेघना जी कुछ कहने वाली थी कि मीरा जी ने जल्दी से अपनी प्यारी सी बहू का साइड लेते हुए बोली, तुम हमारी बहू की शिकायतें करना बंद करो, समझी? वरना हम तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे अभी के अभी। खुद की हरकतें देखिए तुमने। हाँ, मेरी बहू को तो तुम परेशान करते हो, आखिर और क्या खराबी हाँ मेरी बहू में? हाँ, मैं बोलती हूँ वो बहुत खूबसूरत है और इसमें कोई दो राय नहीं, समझे? जिस पर अमन ने अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा, माँ सही में आप हमारी माँ ही है ना? जिस पर पीछे से सारा ने भी आग में घी डालते हुए मीरा जी के गले में पीछे से प्यार से हाथ डालते हुए कहा, हाँ माँ आप बिल्कुल सही बोल रही हैं, हमें भाई को सही से घर से निकाल ही देना चाहिए। जिस पर अमन की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उसने हैरानी से और गुस्से के साथ सारा की तरफ घूर कर देखते हुए कहा, आस्तीन की सांप मोटी की बच्ची, मैं अभी बताऊं तुम्हें? जिस पर सारा ने रोनी सूरत बनाकर कहा, देखो माँ कैसे बोल रहे हैं। जिस पर अमन आगे बढ़कर कुछ वो कहता कि तभी अमन के पास में बैठे हुए अभिमन्यु ने जल्दी से उसके कंधे पर हाथ रखकर धीरे से उसके कान में कहा, साले साहब शांत हो जाइए, अभी आपका गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है। आप भी जानते हैं ना कि आपकी बहन किसी ड्रामेबाज से कम थोड़ी है और आपको सच में घर से निकलवा कर ही छोड़ेगी, इसीलिए अभी के लिए शांति हो जाइए। मैं अच्छे से आपके दर्द को समझ सकता हूँ, लेकिन हम तो लड़के हैं ना, कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि चलती तो हमारी बीवियों की है। जिस पर अमन ने अभिमन्यु को देखा, जो कि अमन की तरफ शांत होने वाली नजरों से देख रहा था। तभी मोहन जी ने इधर उधर देखते कहा, अरे बच्चियाँ कहाँ हैं? अभी तक खड़ी नहीं हुई क्या? दिखाई नहीं दे रही? जिस पर रिया ने खड़े होते कहा, मैं उन्हें देख कर आती हूँ। यह बोल वह वहां से चली गई थी। वहीं सारा थोड़ी देर थोड़ी देर बातें करके वह भी किचन की तरफ चली गई। वहीं सारे बड़ी बातें करने लगे हुए थे। वहीं पलक और काव्या किचन में मौजूद थे। वहीं पलक पूरी विधि विधान के साथ किचन की पूजा कर रही थी। पूजा करने के बाद काव्या ने उसे सब कुछ समझा दिया था और फिर कहाँ पर क्या चीज़ रखी है ये सारी बातें भी उसे अच्छे से बता दी थी। जिस पर पलक उसके कहने पर सब करने लगी थी। पलक को खाना बनाना बहुत अच्छे से आता था, जिस वजह से उसे किसी भी तरह की सहायता की या फिर हेल्प की जरूरत भी नहीं थी। जैसे वह मीठे में खीर बनाने वाली थी, इसी के साथ साथ वह काफ़ी और भी चीज़ें बनाने वाली थी। उसने ये सब कुछ पहले ही सोच लिया था कि उसे नाश्ते में क्या क्या बनाना है, जिस वजह से उसने अपनी साड़ी के पल्लू को घुमाते हुए उसे कमर के पर धीरे से लगाया और फिर खाने बनाने में अच्छे से फोकस करने लगी। हुए खाने बनाते हुए किसी प्रोफेशनल शेफ से कम नहीं लग रही थी। वहीं उसके पास खड़ी हुई काव्या ध्यान से पलक को देख रही थी। उन्हें काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही थी क्योंकि आजकल की लड़कियां तो खाने बनाने में ऐसे दूर भागती हैं जैसे कोई भूत हो, लेकिन पलक की स्किल्स को देखकर वह काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस दिखाई दे रही थी। उन्हें तो पलक को कुछ बनाने की या फिर कुछ बताने की जरूरत भी नहीं पड़ रही थी। वह बस शांति से खड़ी होकर पलक की सारी चीजों को देखे जा रही थी। वहीं तभी सारा भी काव्या के पास आकर धीरे से बोली, और फिर काव्या के कंधे को थपथपाया। जिस पर काव्या ने सारा की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर पलक को देखने का इशारा किया। जिस पर वह दोनों ही पलक की तरफ मुस्कुराते हुए देखने लगी थी। काव्या ने धीरे से कहा, हमारे यहाँ कोई जरूरत नहीं है, इसलिए हम बाहर ही चलते हैं। जिस पर सारा ने भी अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ भाभी। और वह दोनों बाहर चली आई। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल के अंदर सृष्टि अपने बेड पर बैठी हुई थी और लहंगे को चेंज करने के लिए बोल दिया था, जिससे सृष्टि हॉस्पिटल के कमरे में बेड पर बैठी हुई थी। वहीं नर्स ने उसकी चूड़ियों को देखते हुए कहा, क्या उन्हें निकाल दें? जिस पर सृष्टि ने चूड़ियों को देखा और फिर कहा, नहीं कोई जरूरत नहीं है। जिस पर वह नर्स वहां से चली गई थी। वहीं सृष्टि अपनी नर्स के जाने के बाद कमरे को ऑन कमरे को ऑन करके अपने चेहरे को फोन पर देखने लगी थी, तो उसकी नजरें अपने गले में पहने हुए मंगलसूत्र पर गई। तो अचानक से उसे ऋषि के साथ हुई अपनी शादी के बारे में याद आ गया था, जिस वजह से उसने अपने हाथों में अपने मंगलसूत्र को पकड़ लिया और फिर ऋषि के बारे में ही सोचने लगी थी। वह अभी भी कंफ्यूज थी ऋषि को लेकर।
लेकिन तभी दरवाज़ा खुला और ऋषि अंदर आया, जिससे सृष्टि ने भी जल्दी से मंगलसूत्र को छोड़ दिया और अपने हाथ को देखने लगी। वहीं उसे देखकर ऋषि ने कहा, क्या तुम आप सही हो? कहीं तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा है ना? जिस पर सृष्टि ने उसकी तरफ बिना देखा कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तभी उसकी नज़र अपनी मांग पर गई, जहाँ पर सिंदूर अब भी मिट चुका था। यह देखकर उसने जल्दी से ऋषि से कहा, ऋषि। जिस पर ऋषि ने उसकी तरफ देखा तो उसके होंठों को हल्के से काट रहे थे। और फिर एक सेकंड बाद गहरी सांस लेते हुए, मुझे सिंदूर चाहिए, ये बोल वह चुप हो गई। वहीं ऋषि ने उसकी आंखों से उसकी मांग की तरफ देखा और फिर उसने बिना कुछ कहे मुस्कुरा दिया और एक कॉल किया। थोड़ी देर बाद एक नर्स अंदर आई, उसके हाथों में एक सिंदूर की डिब्बी थी। यह देखकर ऋषि ने उसे ले लिया और वह नर्स वहां से मुस्कुराकर चली गई थी। वहीं ऋषि सृष्टि की तरफ देखने लगा था। वहीं से सृष्टि ने उसके हाथों से उसे लेना चाहा कि तभी ऋषि ने अपने हाथों को पीछे करते कहा, पहले मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। क्या तुमने अभी उसके बारे में कुछ सोचा है? उसके कही हुई बात को सुनकर सृष्टि उसकी आंखों में देखने लगी, जिस पर ऋषि भी उसकी आंखों में एक टक देखते बोला, मुझसे वेट नहीं हो रहा है, इसलिए मैं जवाब जानना चाहता हूँ। सृष्टि, क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करना चाहती हो? क्या मुझे एक्सेप्ट करना इतना मुश्किल है, जबकि मैंने तो तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया? उसकी आंखों में एक अलग ही दर्द और नाराजगी थी। जब सृष्टि ने यह देखा तो उसे याद आया, उसने सारा से वादा किया था कि वह अपने इस रिश्ते को एक मौका जरूर देगी, जिससे उसकी आंखों में एक चमक आ गई थी। और उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मैं हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए और एक मौका देने के लिए तैयार हूँ। जिस पर जैसे ही ऋषि ने यह सुना, वह हैरान रह गया। उसे बिलीव नहीं हुआ कि सृष्टि इतनी आसानी से मान जाएगी। उसने जल्दी से हैरानी के साथ खुशी से पूछा, क्या सच में? तुम सच बोल रही हो ना? बस इतनी जल्दी से कैसे मान गई तुम? हाँ। यह सवाल सुनकर सृष्टि ने मुंह बनाकर कहा, अब क्या मैं लिख कर दूं? सही में इतने अजीब क्यों हो तुम? हाँ, अभी जवाब मांग रहे थे और अभी बोल रहे हो कि इतनी जल्दी क्यों? यह सुनकर ऋषि अचानक से काफी ज्यादा खुश हो गया था। तभी सृष्टि ने कहा, लेकिन मेरी एक शर्त है। हाँ। यह सुनते ही ऋषि का चेहरा अचानक से सीरियस हो गया था और उसने के पास बैठते हुए जल्दी से कहा, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है, फिर कोई भी क्यों ना हो, बताओ मुझे तुम्हारी क्या शर्त है? जिस पर सृष्टि ने चिढ़ते हुए कहा, पहले सुन तो लो, फिर बताना। जिस पर ऋषि ने कहा, हाँ बोलो, सुन रहा हूँ। जिस पर सृष्टि ने कहा, कोई मेरी शर्त है कि मैं रिश्ते के लिए मान तो गई हूँ, लेकिन अभी हम दोनों ही एक दूसरे के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं और इतनी जल्दी आगे बढ़ना मुझे अजीब लगेगा। इसलिए सबसे पहले इस रिश्ते को दोस्ती का नाम दें। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? यह बोलते हुए सृष्टि थोड़ी असमंजस से ऋषि की तरफ देख रही थी और उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया था। साथ ही वह ऋषि के जवाब को लेकर थोड़ी सी नर्वस भी थी। वहीं उसकी बात को सुनकर ऋषि का चेहरा एक मिनट के लिए काफी ज्यादा सीरियस हो गया था। इसे देखकर सृष्टि और भी ज्यादा नर्वस हो गई थी, लेकिन फिर ऋषि ने मुस्कुराते हुए अपने एक हाथ को आगे बढ़ाकर उससे मिलाते हुए बोला, ओके, मुझे मंजूर है, फिर भी वी आर फ्रेंड्स। जिस पर सृष्टि अचानक से खुश हो गई थी और दोनों ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ मिलाया। तभी किसी ने दरवाजे पर नॉक किया और फिर विमान बोर्ड के अंदर आते बोला, जुकर बोला, बॉस, मुझे आपको कुछ बताना है। उसे देखकर ऋषि की आंखें थोड़ी सी डार्क हो गई थी। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था कि इतने अच्छे से मूवमेंट के बीच में उसके असिस्टेंट ने कबाब की हड्डी बनना था। वहीं उसकी आंखों में विमान के माथे पर पसीना आ गया था, लेकिन जो बात वह उसे बताने आया था वह बहुत ही ज्यादा जरूरी थी। वहीं जब ऋषि को सृष्टि ने लगातार विमान को घूरते हुए देखा तो उसने जल्दी से उसे घूरते हुए कहा, अरे, तुम उसे ऐसे घूरना बंद करो, कोई जरूरी बात नहीं होगी ना, तभी तो आया है, जाकर बात करो। जिस पर ऋषि ने अपने आप को शांत किया। वह सृष्टि के सामने अपना गुस्सा बिल्कुल भी शो नहीं करना चाहता था, जिससे उसने सृष्टि को देखकर मुस्कुराया और उसने अपने हाथों में पकड़ी हुई सिंदूर को देखा तो उसने पता नहीं क्या सोचा। उसने उसे खोला और फिर उसके अंदर से सिंदूर को लेकर सृष्टि को मांग को हल्के से भर दिया और फिर उसके अचानक से यह करने से सृष्टि अपनी आंखों को धीरे से बंद कर लिया था। वहीं उसके मांग में अपना सिंदूर देखकर ऋषि का दिल जैसे बहुत तेज धड़कने लगा था। उसका मन हुआ वह उसे चूम ले, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और फिर उस डिब्बी को बंद करके वहां से तेजी से चला गया था। वहीं उसके जाने के बाद सृष्टि ने अपनी आंखें खोली और फिर अपने आप को फोन में देखते हुए अपनी मांग को छुआ तो उसे बहुत ही अलग लेकिन बहुत ही प्यारा सा एहसास हुआ था, जिससे वह थोड़ी सी
खुश भी हो गई थी। और फिर जिसे वह शब्दों में बयां नहीं कर पा रही थी, वहीं बाहर एक शांत जगह पर ऋषि रुक गया। उसके पीछे विवान खड़ा था। ऋषि ने सीरियस होकर कहा, बताओ क्या बोलना है। जिस पर विवान ने कहा, आपने जिस लड़की को ढूंढने के लिए कहा था वह लड़की मिल गई और वह लड़की अभी इसी हॉस्पिटल मौजूद है। यह है सुनते ही ऋषि अचानक से चौंक पड़ा और उसने जल्दी से विवान को देखा। उसका चेहरा काफी ज्यादा सीरियस था और उसकी आंखों के आगे काफी ज्यादा सारे सीन घूम गए थे। उसने जल्दी से खुद को संभालते हुए कहा, क्या सच में वो कहाँ है, बताओ मुझे। जिस पर विहान ने कहा, जनरल वार्ड के रूम में, रूम नंबर 80 में। यह सुनते ही ऋषि जल्दी से वहां पर जाने के लिए भागा। तो कौन है वो लड़की और क्यों ऋषि किसी लड़की को ढूंढने के लिए लगा हुआ था। हाँ, तो आगे स्टोरी सुनने के लिए प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करें और लाइक्स करें। थैंक यू सो मच। बहुत खुशी होती है आपकी कमेंट्स पढ़कर। थैंक यू सो मच।